हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 63 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं जो अति महत्वपूर्ण है हमारे आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस सेट में हम रखते हैं आज के कट ऑफ 10। अगर आप 10 सही कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। देखिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप जो भी जितने भी सही कर पाते हैं आप जरूर बताइए। इससे होगा क्या कि आपका थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप पिछले सेट में कितना किए थे, इस सेट में कितना कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन टफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम आसान हो जाएगा। अगर हम इसमें आसान क्वेश्चन डाल देंगे तो एग्जाम में आपसे आसान क्वेश्चन का उम्मीद मत कीजिएगा। एग्जाम में हमेशा टफ ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो देखिए 20 से 25 क्वेश्चन ही ईजी होते हैं, इसमें सभी कर लेते हैं। ईजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो 20 से 25 के ऊपर आगे बढ़ना होता है वही तो क्वालिफाई होते हैं। तो आपको क्वालिफाई करना है तो ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का। तो आप जितने भी सही कीजिएगा नीचे जरूर बताइएगा। अगर एक भी सही होता तो जरूर बताइए, इससे हमें भी तो कुछ पता चलेगा कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रहा है। आप ऐसा नहीं है कि 15 में 15 बता देंगे तो आपको 15 में 15 सही मान लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, उसको बहुत मुश्किल से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप 10 ना सही कर पाए तो फिर तो गलत है। कोशिश कीजिए 10 तक करने का। अगर 10 नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में आप बेहतर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सेट पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। कथन 2 कह रहा है कि इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत परिचालन शुरू किया था। कथन 3 कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही है। अगर देखें तो गेट की स्थापना हुई थी सबसे पहले जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से हुई थी। और उसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसके बारे में देखें तो 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अब भारत उस समय क्या था, इसके संस्थापक सदस्य था। संस्थापक सदस्य जितने भी थे मेंबर, उनके संस्थापक सदस्य भारत भी था उनमें से। और फिर इसके बाद क्या हुआ, उरुग्वे माराकेश समझौता होता है। माराकेश समझौता कब होता है, माराकेश समझौता 1 जनवरी 1995 को होता है। और माराकेश समझौता में 123 कंट्रियों ने सिग्नेचर किया था। तो इसकी वजह से इसकी स्थापना हुई थी WTO को उस समय, क्योंकि कुछ चीज़ें और रिफॉर्म किया गया था गेट में, फिर उसको WTO के नाम से शुरू किया गया। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WPA का, पहले तो ये जरूर WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं, तो वो 164 हैं। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, तो इंग्लिश है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। 3 लैंग्वेज है इसके ऑफिशियल। कुछ ये बातें थी, आप इनके बारे में बस याद रखिएगा। यहाँ पे विवरण दिए हुए हैं, इसमें कुछ जो विवरण हमने बताया, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वही सारे विवरण दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित डेविनिस और वरिटास निम्नलिखित मिशन किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। 2 मिशन है ये, उस किसके मिशन है आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा है कि ये देखिए नासा का मिशन है, इतना बता दे रहे हैं क्योंकि इससे कोई आंसर तो आप आसानी निकाल नहीं पाएंगे। तो नासा के 2 मिशन है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि जैव ईंधन द्वारा संचालित वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान का निर्माण। कथन बी कह रहा है पर्यटन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाना। कथन सी कह रहा है शुक्र ग्रह का अध्ययन करना। और डी कह रहा है बहिर्ग्रह का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो बताइए इनमें से कौन सा किसका संबंध है इससे, डेविनिस और वेरिटास संबंध है। डेविनिस प्लस है, अब वेरिटास का संबंध किससे है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही बात है। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशन है और ये किसके द्वारा चालू किया गया था, नासा का मिशन है। दूसरी चीज़ देखें इसमें, तो ये 1992 से क्या किया गया था, इसको पहली बार प्रोग्राम लाया गया था। कौन सा, डिस्कवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1992 में। उसके माध्यम से अगर देखें तो 1978 के बाद से ही USA का पहला नेतृत्व वाला मिशन है। कौन सा, डेवनिक जो है, डेवनिस प्लस, ये USA का पहला नेतृत्व वाला मिशन है। कब से, 1978 के बाद से। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिए, मतलब है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर कहीं कथन में ऐसा कथन आ जाए कि ये USA का 1978 के बाद से पहला नेतृत्व वाला मिशन है, वो सही होगा, उसको कट मत कीजिएगा। इसका फुल फॉर्म देख लें, डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेंशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसका डेवनिसी का फुल फॉर्म है ये चीज़। अब दूसरा चीज़ देखें, वेरिटास का संबंध क्या है, तो इसका मतलब अर्थ ये है वीनस
एमिसिटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी। देखिए इतनी सारी चीज़ें जटिल लैंग्वेज अब याद नहीं रख पाएंगे, इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये क्या चीज़ है। दूसरा जो मिशन है यहाँ पे वेरिटास का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ पे शुक्र ग्रह है उसकी संरचना, उसके संरचना का अध्ययन करना, पृथ्वी से तुलना करना और भूगर्भिक इतिहास के उसका अध्ययन करना, उसका मैपिंग करना और अलग होने के कारण मतलब पृथ्वी और वेनस क्यों दोनों अलग हैं, दोनों की विशेषताएं क्यों अलग हैं, इसका अध्ययन करना है। किसका? वेरिटास का। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है। इसमें हमने लोग पहले भी प्रैक्टिस कर रखा है, लेकिन फिर दोबारा रिवीजन सीरीज के रूप में ले सकते हैं। रिवीजन एक तरह से ले सकते हैं इसको, तो ये रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन गलत होता तो आपने सही से रिवाइज नहीं किया था। यह दुनिया की पहली पेटेंट विषयक जातीय उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो कई फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और जल में परिवर्तित करता है। कथन 2 कह रहा है कि पॉलीक्रैक प्लांट में सभी प्रकार के प्लास्टिक, ई वेस्ट और ऑर्गेनिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है। कथन 3 कह रहा है कि प्रक्रिया एक बंद लूप पर डाली और वातावरण में किसी भी खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करती। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। अभी भारतीय रेलवे ने पहला स्थापना किया अपना ई वेस्ट एनर्जी, मतलब वेस्ट टू एनर्जी, और वो कहाँ पर स्थापित किया? भुवनेश्वर में। रेलवे का पहला है और भारत सरकार का देखें तो चौथा है ये, मतलब भारत में ये चौथा है, गवर्नमेंट का ये पहला है। अगर कुछ अन्य चीज़ें देखें तो फीड इसके जो स्टॉक हैं वो लगभग मान के चलिए सभी प्रकार का प्लास्टिक, ई वेस्ट और ऑर्गेनिक कचरे, सभी तरीके से कचरे से क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोकार्बन करेगा, गैस करेगा और कार्बन करेगा, जल ये करेगा, रिलीज करेगा। और इसकी वजह से देखिए इसमें सबसे विशेषता, लगभग बढ़िया विशेषता क्या है? सभी प्रकार के कचरों का उपयोग कर लेगा और खतरनाक उत्सर्जन नहीं करेगा, किसी तरीके का हार्मफुल उत्सर्जन रिलीज नहीं करेगा ये ज़्यादा बढ़िया है। और जो इसका उत्सर्जन थोड़ा बहुत होगा भी तो वो मानक से कम ही होगा, जो स्टैंडर्ड है हमारे वहाँ इमिशन का उससे कम ही होगा इसमें उत्सर्जन। और इससे देखिए लाइट डीजल प्रोड्यूस करेगा ये, मतलब हल्का डीजल प्रोड्यूस करेगा और इससे क्या होगा? भट्टियों में उपयोग किया जा सकेगा उस डीजल का, यहाँ तक कि घरों में भी यूज़ किया जा सकेगा, वो कम हार्मफुल होगा। तो कुछ ये विवरण थे पॉलीक्रैक के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है पॉलीक्रैक। और इसमें क्या किया जाता है? जो भी वेस्ट होता है उनसे एनर्जी निकाल के इसमें डाल, मतलब इससे एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्का पिंड बौछार मेटेओर शावर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेटेओर शावर के बारे में आपको बताना है। कथन 1 कह रहा है कि जब असंख्य उल्का पिंड एक साथ गिरते हैं तो उसे उल्का पिंड बौछार कहा जाता है। कथन 2 कह रहा है कि नासा के अनुसार उल्का पिंड बौछार एक बहुत ही दुर्लभ घटना है जो वर्षों में एक बार घटित होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने दूसरे को गलत माना है तो बिल्कुल सही काम किए हैं आपने। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों हो जाता है यहाँ पे? देखिए ये एक ऐसी घटना है जो हमेशा होती है, हर वर्ष होती है और एक वर्ष में कम से कम 30 से ज़्यादा अधिक होती है। अब देखिए आप लोगों ने रात में अगर छत पे सोते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा तारे को गिरते हुए, ऐसे गिरते हुए तारे। आप एक ही दो देखे होंगे। एक साथ जब बहुत सारी घटनाएं होती है तो क्या कहते हैं? मेटेओर शावर करते हैं। जब एक होता है तो आप कहते हैं तारा गिर रहा है तो आप अपने विश मांगना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से खूब सारे जब गिरेंगे तो क्या कहते हैं? मेटेओर शावर। तो दूसरा इसमें से गलत था, हमारा सही आंसर निकल गया। पहला जो देखें, जब असंख्य उल्कापिंड एक साथ गिरते हैं तो क्या होता है? हमारे पृथ्वी के जब करीब आते हैं, मतलब उसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, अत्यधिक घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। अब जब वो जलते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं पीछे निकलते जाते हैं, गर्म वायु पीछे रह जाते हैं। हमें लगता है कि काफ़ी लंबा एक लाइन बना हुआ है, तो वो लाइन नहीं होता है, वो गर्म हवाएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो आग जैसी स्थिति होती है, तो इसलिए वो ऐसा इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे फिगर में देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूंछ जैसी दिख रहा है ना पीछे सबके, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उल्का पिंड जो होता है उसके पीछे जो पहले निकल चुका है, ये तो काफ़ी जल रहा है, इसके पीछे की जो आग होती है वो दिखता है पीछे। तो कुछ ये चीज़ें सारे विवरण थे, आपने देख लिया होगा। एक वर्ष में लगभग ये हर वर्ष होते हैं और एक वर्ष में कम से कम 30 से अधिक उल्का पिंड बौछार होते हैं, प्रतिवर्ष होते हैं 30 से अधिक नासा के अनुसार। बाकी चीज़ें तो आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जॉम्बी फायर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जॉम्बी फॉर्म के बारे में हमने पिछला प्रैक्टिस कर लिया था, अब जॉम्बी फायर के बारे में बताइए।
कथन एक कह रहा है कि जाम्बी फायर एक अग्नि है जो भूमिगत रूप से जलती है और फिर कुछ समय बाद सतह पर फैल जाती है। कथन दो कह रहा है कि यह पीठ जैसी जैविक मृदा में गहराई में जलती है। कथन तीन कह रहा है कि अति निम्न तापमान के कारण आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां जाम्बी फायर अनुपस्थित है। बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है, आपको सही बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया 1 और 2 सही, तो बिल्कुल सही काम किया आपने। यहाँ आर्कटिक क्षेत्र भी इससे बचा हुआ नहीं है, वहाँ पे भी ये घटना देखने के लिए मिलती है। ये घटना क्यों होती है बताइए, खुद सोचिए क्यों होती है। होता ये है कि देखिए, जब पीट मृदा, आपने वो कोयले का प्रकार देखा होगा, सबसे घटिया प्रकार उसमें पीट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब पीट मृदा होती है कहीं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जलने के लिए एक्टिव होती है, कार्बन की मात्रा ठीक ठाक होती है, तो जो जल सकता है। जब नीचे यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरीके से ग्राउंड में काफ़ी अच्छे से भरा पड़ा रहेगा, तो ये नीचे नीचे आग लगती है। मतलब मान लीजिए 1 साल पहले कुछ आज यहाँ पे आग लगा, ठीक, हमने आग यहाँ बुझा लिया, लेकिन नीचे जो पीट मृदा पड़ी हुई थी वो जलनी शुरू हो गई। एक दिन, 1 हफ्ता, 1 मंथ, 1 साल बाद वहाँ से कईयों किलोमीटर दूर आकर के ऊपर निकली ये आग, फिर यहाँ पे आग जलना शुरू हो गया। इस तरीके की आग की घटनाओं को जल्दी काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये दिन, हफ्ते, महीने, यहाँ तक कि कई वर्षों तक जलते रहते हैं ये आग, और इसको बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। रसिया में ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो दिया था आर्कटिक क्षेत्र में, ये मतलब साक्ष्य इसके मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल सही गलत बात है। वो आर्कटिक क्षेत्र में भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए वो गलत था। आपको उम्मीद है इसमें समझ में आएगा। पीट मृदा मतलब वो मृदाएं होती है जिसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं और आसानी से जल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, एक पतली सी यहाँ पे नलिका है, इसमें क्या होता है, गाय के गोबर के वो सारे, पता नहीं उसको नाम तो मुझे हमें याद नहीं आ रहा, जिसको गोबर को बनाए जाते हैं, कुछ इस आकार के होते हैं। मतलब इसको भर दिए आप, इस बीच में आग लगा दिए और यहाँ पे फिर बुझा दिए, लेकिन वो धीरे धीरे सुलगते हुए इधर इस रीजन में भी आग लग जाएगा, इस रीजन में भी आग लग जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये। या फिर कॉटन यहाँ इसमें भर दीजिए पाइप में, एक साइड में आग लगा दीजिए, फिर यहाँ बुझा दीजिए, लेकिन धीरे सुलगते सुलगते दोनों साइड में दूर दूर आग लग जाएगा। तो इसको कहते हैं जम्बी फायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में डेयरी किसानों को लाभान्वित करता है। कथन 1 कह रहा है मनरेगा, कथन 2 कह रहा है कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम, 3 कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी मनरेगा को भी इसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया, किसान क्रेडिट का, सॉरी, यहाँ पे डेयरी जो किसान, भारत में किसान डेयरी किसानों के लिए लाभान्वित करने के लिए मनरेगा में सम्मिलित कर लिया गया इसको। फिर इसके साथ किसान क्रेडिट कार्ड ये सम्मिलित नहीं थे, अब इसको भी सम्मिलित कर लिया गया। अब डेयरी के लिए कोई लोन लेने जाएगा केसीसी के माध्यम से तो उसको मिल जाएगा, इसलिए सही आंसर इसका डी है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर समझें तो देखिए, कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि भारत में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा होगा जिसको नुकसान नहीं होगा, सबको नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए मनरेगा के तहत इसको लाया गया है। किसको? डेयरी सेक्टर को। अब डेयरी सेक्टर में कोई भी काम होगा तो मनरेगा के अंतर्गत मान लिया जाएगा। फिर इसके साथ क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड को भी सम्मिलित कर लिया गया इसके अंतर्गत, डेयरी सेक्टर के अंदर। अब इससे काफ़ी अच्छा लाभ होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है, कृत्रिम गर्भधान का लक्ष्य रखा गया था। कृत्रिम गर्भधान का लक्ष्य रखा गया था, कब रखा गया था? मई 2021 तक। क्या करने के लिए? इसका उद्देश्य ये था कि जो गायें हैं हमारे वहाँ 1860 टन मतलब किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष उत्पादन था, इसको बढ़ा करके 30,000 हम बोल दिए 3,000 क्या करना है, किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ाना है। मतलब ये लक्ष्य अचीव करना था, जो कि नहीं हो पाया अभी भी। इसको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया, तो कब तक था? मई 2021 तक, जो कि मई गुजर गया। तो उम्मीद आपने सही समझ लिया होगा। आपसे पूछा जा सकता है कृत्रिम गर्भधान लक्ष्य क्या अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो कहीं भी कथन में मिल सकता है कि अचीव हो गया, तो गलत रहेगा वहाँ पे, अचीव नहीं हो पाया अभी भी। क्यों नहीं हो पाया? तो ये चीज़ आप समझ ही नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से और कुछ अपने टारगेट को अचीव न कर पाने के कारण ये भी था कि लॉकडाउन में एक सीमा निर्धारित हो गई थी कि कहीं भी जा नहीं सकते हैं, कोई भी अपने पशुओं को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकता था, तो बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, इसकी वजह से अचीव नहीं किया जा सका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन पर भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न समझौतों के संदर्भ में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा से संलग्न क्षेत्रों में सैन्य बलों को निम्न स्तर रखना होगा। कथन 2 कह रहा है कि दोनों देशों की सीमा अभ्यास का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। कथन 3 कह रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC रेखा से 2 किलोमीटर के भीतर कोई भी
पक्ष गोली नहीं चलाएगा, जैव न्यूनीकरण का कारण नहीं बनेगा, खतरनाक रसायनों का उपयोग नहीं करेगा, विस्फोटक संचालन नहीं करेगा, बंदूकों या विस्फोटकों के साथ पीछे नहीं रहेगा, मतलब पीछा नहीं करेगा, मतलब विस्फोटक लेकर या बंदूक लेकर किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। एलएसी मान लीजिए ये है तो इसके आसपास में नहीं घूमेगा विस्फोटक लेकर के या बंदूक लेकर के। तो कुछ ये समझौता हुआ तो बताइए इनमें से कौन सा समझौता इसमें सच में सम्मिलित है। इसमें उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम बात करें तो भारत और चीन के बीच सीमा समझौता कई बार हुआ है। वो किस तरीके से हुआ था, पहले 1993 में हुआ था, फिर 96 में हुआ, 2005 में, फिर 13 में हुआ था। इतने सारे समझौते हुए थे। तो फिर अगर हम देखें तो 1993 में हुआ था उसमें क्या किया गया था, शांति समझौता हुआ था। शांति समझौता में क्या हुआ था कि न्यूनतम स्तर जो भी है हम अपने सेना बलों को इस एलएसी अभी हमने बनाया था एलएसी के पास कम करेंगे। दूसरा, उनकी संख्या को यहाँ से दूरी को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे ताकि इस बीच में किसी तरह का झड़प ना हो। तो ये शांति समझौता, मतलब आपस में टकराए ना, किसी तरह का कोई विवाद हो तो आपस में बैठ कर सुलझा लें, किसी तरीके से शांति समझौता किया गया था। फिर विश्वास निर्माण करने के लिए क्या किया गया था, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए ये किया गया कि अभ्यास की अनुमति लेना पड़ेगा। मान लीजिए एलएसी है, इसके बीच अगर चाइना चाहता है अभ्यास करना या फिर भारत चाहता है तो भारत को चाइना से लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, परमिशन, अभ्यास की अनुमति, और फिर चीन अगर करना चाहे तो भारत से लेना पड़ेगा। ये प्रोविजन किया गया पहला। तो ये इसमें अगर देखें तो अभ्यास के लिए कहाँ दिया होता, सैन्य बल न्यूनतम करना है, और अभ्यास के लिए इसमें सेंटेंस नहीं दिया होता, तो अभ्यास के लिए यहाँ पे दिया हो दूसरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि कह रहा है गलत है, इसलिए हमारा दूसरा गलत हो गया। अब देखें कुछ अन्य प्रोविजन क्या आते हैं, तो निरीक्षण की अनुमति, अगर मान लीजिए एलएसी है, इसके बीच अगर चाइना चाहे तो भारत के रीजन में आकर निरीक्षण करना कि भारत कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा जो चाइना विरोधी हो, तो यह क्या आसानी से निरीक्षण कर सकता है, भारत के लोग जाकर वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं। तो निरीक्षण के परमिशन था। एलएसी के अंदर सैन्य बल कम करना, एलएसी रीजन के आसपास सैन्य बल कम करना था। आयुधों को कम करना, जैसे कि टैंक हो गया और एंटी गाइडेड मिसाइल हो गया, ये सभी तरह के जो भी एक्टिविटी है सैन्य बल से संबंधित उनको सबको कम करना है इस रीजन में। अब एलएसी से 2 किमी पीछे रहना, मान लीजिए एलएसी है तो इसके 2 किमी पीछे रहना है, 2 किमी के रीजन में पीछे रहना है, बैक इसी साइड में रहना है। और इसके साथ साथ बायोडिग्रेडेबल जो भी मटेरियल है यहाँ पे दिया है, जैव न्यूनीकरण का कारण नहीं बनेंगे, मतलब इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो जैव विविधता को हानि पहुँचाती है तो उसको नहीं करेंगे। खतरनाक रसायनों का यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, 2 किलोमीटर के अंदर रीजन में नहीं रखना है ये चीज़ें। इसके साथ साथ जो भी विस्फोटक सामग्री है या फिर बंदूक हो गया, इन सबको नहीं रखना है। तो कुछ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे विवरण थे इसके जो यहाँ पे दिया था। अभ्यासों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी, खुलासा करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे विवरण दिए हुए हैं। ये 1996 में जो समझौता हुआ था उसमें क्या किया था, विश्वास निर्माण उपाय के अंतर्गत समझौता किया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 तरह का समझौता हुआ था जो कि हमने 5 बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां भूकंपी तरंगें गमन नहीं करती हैं। कथन 2 कह रहा है पी तरंगे का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी की सतह के 40% से भी अधिक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा अर्थक्वेक के बारे में, जियोग्राफी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आसानी से इसको कर लेंगे। इसका ए इसका सही है। अगर यहाँ पे दिया पी तरंगे तो गलत है। कैसे गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जब तरंगे चलती हैं तो आपको पहला तो पता है पी तरंग जो है सभी माध्यमों में लगभग गमन करती है, लेकिन यस तरंग क्या है, ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते थे कोर जो है वो लिक्विड में है। यहाँ पे जब देखें कोर ठोस में है, लेकिन इसके ऊपर जब देखेंगे ये रीजन लिक्विड रीजन में है। तो अब बताइए यस क्या यहाँ गमन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से ऐसे निकल जाता है, फिर इस रीजन में विलुप्त हो जाता है। तो ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है ये यस के लिए है। ये पृथ्वी का 40% क्षेत्र है जो शैडो जोन के अंतर्गत आता है यस का। अब देखें पी वेव का, तो पी वेव थोड़े रीजन में क्या है, शैडो जोन बनता है पी वेव का, लेकिन फिर केंद्र से यहाँ पे विलुप्त होने के बाद फिर उभर कर सामने आ जाती है। तो इसका कम है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में इसका शैडो जोन है। इसका शैडो जोन मतलब पी का कम है, यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि इसका यस का क्या है, 105 से लेकर के 105 के बीच में है शैडो जोन इसका। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। कुछ और चीज़ें अगर देखें तो सिस्मोग्राफी पे इसको दर्ज किए थे, इस चीज़ तो आपको पता होगी। और जी यहाँ पे हमने अभी आपको बताया पी जो तरंग है इसका शैडो जोन पृथ्वी के टोटल 40% से अधिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ हिमनदों द्वारा
निर्मित निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं। यहाँ पे हिमनदों द्वारा निर्मित निक्षेपित भू आकृतियाँ बताना है आपको। कथन एक कह रहा है मोरेन, 2 कह रहा है सर्क, और 3 कह रहा है ड्रमलिन, और 4 कह रहा है एस्कर्स। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सर्क दिया हुआ है, सर्क जो आकृतियाँ होंगी, सर्क या हर्न को दांतेदार कहते हैं, या फिर हिमनद, ये सभी कौन सी होती हैं? अपर्दनात्मक होती है। अपर्दनात्मक मतलब क्या है? अपर्दनात्मक मतलब ये हो गया कि जैसे कि अपर्दन करके फिर उस आकृति को बनाना। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि इतना बड़ा स्थलखंड है, ऐसे मान लीजिए अपर्दन करते हुए चली गई नदियाँ, तो ये जो अपर्दन से स्थलाकृति का संरचना बना हुआ है इसी को कहते हैं अपर्दनात्मक संरचना। और जो निक्षेप, मान लीजिए नदियाँ यहाँ से आ रही हैं जल लेकर के, इतने बड़े क्षेत्र में जल लेकर आ रहे, तो यहाँ पे निक्षेपर कर दी हैं इस रीजन में, तो निक्षेपर से जो आकृतियाँ बनेंगी उसको कहते हैं निक्षेपात्मक आकृतियाँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए सर्क जो होता है वो कौन सा होता है? अपर्दनात्मक होता है, मतलब जल के द्वारा अपर्दन जो होता है वो चीज़ अपर्दनात्मक होती है। जबकि मोरेन क्या होती है? मोरेन आप बालू देखे होंगे तो वो उसको ध्यान में रख के आप समझ सकते हैं। तो ये अपर्दनात्मक नहीं होता है, निक्षेपात्मक होता है। यहाँ से क्षरण करते हुए लेके आए, यहाँ से जो पहले वाले में अपर्दन किया फिर क्षरण उसको लेकर एक जगह निक्षेपित कर दिए, मतलब गिरा दी, रख दी, जो समझिए निक्षेप उसको कहते हैं, निक्षेपित करते हैं। उससे जो स्थलाकृति होती है वो मोरेन कहते हैं, एस्कर्स कहते हैं, या फिर आउट वास मैदान कहते हैं। हाथ यहाँ पे हाथ धुल लिए, फिर इधर आकर के जल बह गया, फिर इकट्ठा हो गया जो भी मटेरियल था, तो उसको आउटवास मैदान कह लीजिए, कुछ इस तरीके से समझ लिए। ड्रमलिन भी यहीं पे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हार्न या दांतेदार कटक, दांतेदार मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये रीजन हो गया कटक दांतेदार। और हिमनद मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कट गई तो चारों तरफ से कट गई, बीच में गड्ढा जैसी स्थिति बन गई, तो यहाँ पे जल नदी जैसी स्थिति बन गई, मतलब झील जैसी स्थिति बन गई, ऐसे समझिए। तो झील जैसी स्थिति बन गई तो उसको क्या कहेंगे? वो भी अपर्दनात्मक। ऊपर से जब गिरता है जल तो उस रीजन में क्या होता है? गड्ढा हो जाता है, तो वो क्या हो गया? हिमनद घाटियाँ हो गई। तो कुछ ये विवरण थे, आप इनके बारे में थोड़ा सा देखते रहेंगे तो कोई हमेशा के लिए सेटल रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन मतलब बहुत आसान होते हैं, आसानी से आप किया जा सकता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद को राष्ट्रीय महत्व के किसी मामले पर राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि यह प्रस्ताव पास किया जाता है किसके द्वारा? मतलब किस तरीके से पास किया जाता है? कथन ए कह रहा है कि लोकसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से। कथन बी कह रहा है कि लोकसभा द्वारा बहुमत से जो उसकी कुल सदस्यता के 2/3 से कम ना हो। कथन सी कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से। कथन डी कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में के बहुमत से जो 2/3 से कम न हो। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है इसमें डी, तो बिल्कुल सही बात है, डी करेक्ट है। देखिए आप देखेंगे 249 आर्टिकल 249 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि अगर राज्यसभा किसी भी विषय पर, जो राज्य सूची के विषय है उनमें से किसी पर भी अपने जो भी सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से कानून पारित कर देती है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। वो कोई भी विषय हो सकता है, उसकी निश्चित नहीं है, जो भी हो सकता है, सभी विषय जो जिस पे कानून पारित हो उन सब पे या फिर उसके किसी छोटे से भाग पे। उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे विवरण दिए हुए, जो चीज़ हमने समझाया वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आपको बताना है संसदीय शासन से व्यवस्था से संबंधित कौन सी इसमें विशेषता नहीं है। कथन ए दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व, बी दिया है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, 3 दिया हुआ है एकल कार्यपालिका। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आपको पता हो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोहरी कार्यपालिका हमारे यहाँ देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए हमारा तीसरा गलत हो गया। 1 और 2 सही है, जिन लोगों ने ए लगाया था उनका सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वहाँ क्या है, दोहरी कार्यपालिका है, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। दोहरी कार्यपालिका, ये सभी संसदीय विशेषताएं हैं यहाँ पे दी हुई हैं। दोहरी कार्यपालिका अर्थात यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है? एक तरह का नाम मात्र का सेवक होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर फॉलो करेंगे। अगर किसी एक मंत्री के प्रति भी विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर उसके किसी ने बिल पास किया हो वो भी पास नहीं होता है, तो भी पूरी मंत्रिपरिषद चली जाएगी। विश्वास प्रस्ताव आएगा, अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। दूसरा चीज़ देखें, राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता मतलब
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी मंत्री होंगे और राजनीतिक दल के होंगे और उनकी समान विचारधारा होगी, या फिर गठबंधन की सरकार में भी देखें तो वो सभी बहुमत से निर्णय लेंगे। दोहरी कार्यपालिका, जैसे दोहरी कार्यपालिका मतलब मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते थे, ये दोहरी कार्यपालिका हो गई। इसका अर्थ है कि संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। हाँ, ये बात सही है, 6 महीने तक रह सकता है, वो प्रोविजन तो सेपरेट है, अलग है। लेकिन बिना मंत्री बने कोई व्यक्ति, बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, तो सभी लोगों को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल वाष्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि जल वाष्प एक परिवर्तनशील गैस है। कथन 2 कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुवों की ओर घटती है। क्या घटती है? जल वाष्प की मात्रा। कथन 3 कह रहा है कि यह पृथ्वी की विकिरण ऊष्मा को संरक्षित करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही बात है। देखिए जल वाष्प क्या होता है? ये अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठोस द्रव गैस में परिवर्तित होता रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीसरे कथन जो कह रहा है कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुवों पर जाने पर इसकी क्या होता है? जल वाष्प की मात्रा घटती है। तो ये सही बात है। तीसरा जो है कथन यहाँ पे पृथ्वी की विकिरण ऊष्मा को सोखती है, विकिरण ऊष्मा को सोखती है, तो ये भी सही बात है। जो भी यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है, देखिए सूर्य से जो किरणें आती हैं उसको कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, पृथ्वी पर आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं वापस। तो जब जाती हैं तो ऊष्मा जो होता है इसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने का एक तरह से और ये काम करता है। जो बादल होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, एल्बिडो का काम करते हैं ये। एल्बिडो का मतलब ये होता है जो किरणों को रिटर्न कर दे, वापस कर दे, उसको एल्बिडो के रूप में भी ये काम करता है और एक तरह से ऊष्मा के रूप में भी काम करता है। एक तरह से इसको कह सकते हैं आप, जो ऊष्मा है ये हमारे पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी को ना बहुत ठंडा होने देता ना बहुत गर्म होने देता है। तो एक चद्दर के रूप में करता है, बैलेंस बना के रखता है। ये परिवर्तित होती रहती है ऊंचाई के साथ, ऊंचाई पे जाने पर घटती रहती है इसका। और देखेंगे आप डेजर्ट रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका क्या होता है? मात्रा घट जाता है। अगर सामान्य रीजन पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो इसका 4% तक, वायु के 4% तक ऊष्मा उसमें पाया जाएगा। लेकिन जैसे आप रेगिस्तान या ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो ये घट करके 1% से भी कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नगरपालिका दिया उसके लिए क्या शब्द यूज होता है ये चीज़ बताना है। कथन 1 कह रहा है नगरपालिका, इसके सामने दिया छोटे नगरीय क्षेत्र। कथन 2 कह रहा है कि नगर परिषद, इसके सामने दिया संक्रमणित क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र। कथन 3 दिया नगर निगम, इसके सामने लिखा है बड़े नगरीय क्षेत्र। तो बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। अगर यह देखें नगर पंचायत क्या होता है? संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। अगर नगर परिषद की बात करें छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं। तो ये दोनों पलट दिया गया था इसलिए गलत है और 3 इसका सही आंसर है। आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन था, उसके मदद से क्या किया गया था? 73वां के अंतर्गत लाया गया था पंचायती राज। 74 के अंतर्गत क्या लाया गया था? नगर पालिका लाई गई थी, नगरीय जो भी प्रशासन है तीसरे स्तर की, तो उसको प्रोविजन किया गया था। यहाँ पे 3 नगर पालिका के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार तो हमने देख ही लिया, तो नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है? संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। जैसे कि अब एक यहाँ पे बड़ा नगर क्षेत्र है और इस रीजन में अभी छोटा, मतलब क्या है? नगर निगम है, जो एक तरह से कहते हैं शहरी के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नगर निगम नहीं कहेंगे इसको, दोनों मतलब नगर निगम और इस रीजन को देखिए, एक ग्रामीण गांव मान लीजिए इसको, ये दोनों के बीच को कहेंगे नगर पंचायत। और इससे जो गांव से बीच वाले क्षेत्र से भी जो ज़्यादा विकसित हो गया उसको कहेंगे नगर परिषद। और उससे जो ज़्यादा विकसित होगा बड़ा नगर, उसको क्या कहेंगे? नगर निगम। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? नगर पंचायत है, फिर उससे बड़ा है नगर परिषद, फिर उससे बड़ा नगर निगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में मलक्का जल डमरू मध्य किसके साथ सीमा साझा करता है? मलक्का स्टेट की सीमा किससे किससे लगती है आपको ये बताना है। ए दिया थाईलैंड, बी दिया इंडोनेशिया, सी दिया कंबोडिया, डी दिया 4 दिया है वियतनाम, 5 दिया मलेशिया। तो बताइए किसके साथ मलक्का स्टेट की सीमा लगती है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिन लोगों ने लगाया थाईलैंड, इंडोनेशिया और क्या चीज़ है, और इसके बाद फिर हमारा आता है मलेशिया। जिन लोगों ने मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया लगाया बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कंबोडिया और वियतनाम का इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है, आप देखिए यहाँ पे सवांग पोर्ट जो है, सवांग पोर्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे,
इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, भारत सरकार को एक्सेस प्रोवाइड करा दिया। कहाँ पे? सवांग पोर्ट पे। आपको पता होगा कि चाइना सी, साउथ चाइना सी यहाँ पे है और हमारा वे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। अगर हम चाइना को यहाँ पे कंटेन करना, उसको रोकना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं उसको, तो हमारा यहाँ पे पहुँच होना बहुत ज़रूरी है। तो सवांग पोर्ट इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्या किया, इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने भारत गवर्नमेंट को कहा है कि आप यहाँ आके डेवलप कीजिए इसको, सवांग पोर्ट को, और यहाँ पे आपकी हम नवल्स को, नौसेना को यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, आपकी नौसेना यहाँ पे आ सकती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रेटजिक इसका इंपॉर्टेंस है। और ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में। और इससे मलक्का स्टेट से किसकी किसकी सीमा लगती है? इंडोनेशिया की, और फिर मलेशिया, फिर थाईलैंड। थाईलैंड यहाँ पे है। उम्मीद है आपने सही लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड COD पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को चयापचय करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है। कथन B कह रहा है कि पानी में कार्बनिक पदार्थों जितना अधिक होता है, मछलियों के लिए घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है B, उनका बिल्कुल सही बात है। पहला क्यों गलत है? यहाँ पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है किसका एक्सप्लेनेशन है? BOD का, न कि COD का, इसलिए ये गलत हो गया। इसका दूसरा कथन सही है। अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसको लगा लेंगे। BOD का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मान लीजिए इतना बड़ा तालाब है, इसमें कुछ मछलियाँ हैं जिनको तोड़ने के लिए, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ उनको नष्ट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको 2 यूनिट मान लीजिए। और ज़्यादा इसमें सीवरेज के पानी आ गए, फिर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा आ गए, तो अब उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 4 यूनिट हो गया, तो ऑक्सीजन कम होता जा रहा है ना, मतलब अब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जा रहा था। ऐसे में क्या होता है, एक समय बाद मछलियाँ मर जाती हैं। चलिए, ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद। आपने जितना भी सही किया हो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सीरीज़ कैसा लगा।